मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में परिभाषित उद्यापन के विषय में जानकारी दूंगा। उद्यापन एक अपराध है जिसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 में दी गई है। उद्यापन के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन का अपराध करेगा तो उसे दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आइए आप सबको सबसे पहले मैं उद्यापन की परिभाषा क्या है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में दी गई है उसके बारे में बताता हूं। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को साशय भय में डालता है, साशय भय में डालता है और तद्वारा ऐसे भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी चीज जो मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित है जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे बेईमानी किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कहा जाता है कि वह उद्यापन का अपराध कारित करता है। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को साशय भय में डालता है और उसके द्वारा तद्वारा ऐसे भय में डाले गए व्यक्ति से क्या करता है, कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे बेईमानीपूर्ण तरीके से परिदत्त करने के लिए क्या करता है, वह उत्प्रेरित करता है। बेईमानी से परिदत्त करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो यह कहा जाता है कि यह जो अपराध कारित किया गया है वह उद्यापन का अपराध कारित किया गया है। मतलब कि 2 चीजें इसके लिए बहुत ही जरूरी है। किसी व्यक्ति को साशय क्षति के भय में डाला गया हो और किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उसको उत्प्रेरित किया गया हो। मतलब कोई मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उस व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो, ऐसे भय के द्वारा। तो ऐसे अपराध को उद्यापन का अपराध कहा जाता है। आइए हम आप सबको उद्यापन के अपराध के विषय में 2-3 उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है जिसमें का क्या करता है, धमकी देता है या को कि वह उसे मतलब स्वयं को मतलब अपने को धन देने के लिए, कुछ धन देने के लिए क्या करता है, धमकी देता है। मतलब का क्या करता है, या को धमकी देता है कि वह कुछ धन उसे दे, अन्यथा वह मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देगा या के खिलाफ। ऐसे भय में आकर क्या करता है, उससे उत्प्रेरित होकर वह कुछ धन जिसको कि वह प्राप्त करना चाह रहा था उसको का को देता है। यहां का जो कार्य है वह उद्यापन कहा जाएगा। मतलब इस दृष्टांत में का ने क्या किया कि वह या को धमकी दिया कि वह अपने को मतलब का को कुछ धन प्रदान करे, अन्यथा वह या के खिलाफ मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देगा। का क्या करता है, इससे भय में आ जाता है, उससे उत्प्रेरित होकर के
वह का को कुछ धन जो वह चाहता था वह प्रदान कर देता है, परिदत्त कर देता है। यहाँ का जो कार्य था वह उद्यापन का अपराध था, क्योंकि का ने उसको धमकी दिया, शासक धमकी दिया, जिसके बदले या ने उसे वह धन दिया। यदि ऐसा कार्य कोई करे तो उसे उद्यापन का अपराध कहा जाएगा। एक और दृष्टांत है इस पर। का क्या करता है कि या को धमकी देता है कि वह अपने को शोध्य कुछ धन के संदर्भ में वचन पत्र हस्ताक्षरित करके दे। मतलब कुछ धन देने के लिए वो क्या करता है, का या को धमकी देता है कि वह कुछ धन देने का एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को दे दे, और यदि नहीं देगा तो वह उसके शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। इससे क्या होता है, यह डर जाता है, वह एक हस्ताक्षरित वचन पत्र कुछ धन के संदर्भ में जो का चाहता था वह वचन उसको उस भय से उत्प्रेरित होने के कारण का को देता है। का ने जो यहाँ भय कारित किया था, जो धमकी दिया था उसके बच्चे को, उसके शिशु को सदोष परिरोध में रखने के लिए, उसके उत्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप या ने उसे वह हस्ताक्षरित वचन पत्र धन के संदर्भ में का को दिया था। यहाँ का जो कार्य था यह धमकी देने का, वह उद्यापन या एक्सटॉर्शन का अपराध कहा जाएगा, उद्यापन का अपराध कहा जाएगा। एक और दृष्टांत इस पर हम लोग देखते हैं कि का घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोई क्या करे, कि वह कोई ऐसा कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगाकर उसको दे, जिससे कि वह उस कोरे पन्ने पर जो कि मुद्रांकित करके या का को दे रहा है उसको वह मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित कर सके। यहाँ का जो ये घोर उपहति कारित करने की धमकी दी जाती है और वह बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है, ऐसे कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर या मुद्रा लगाने के लिए उसका ये कार्य जो है वह उद्यापन का अपराध माना जाएगा। इस दृष्टांत को एक बार और आप लोग समझ लीजिए। इस दृष्टांत में हुआ ये था कि का घोर उपहति करने की धमकी देकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है, किस बात के लिए, कि यह एक कोरे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर कर दे या मुद्रा लगा के का को दे दे। का इस धमकी के परिणाम स्वरूप क्या करता है, इस घोर उपहति के भय से वह कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर करके या मुद्रा लगा करके वह कोरा पन्ना का को परिदत्त कर देता है। यहाँ का ने जो ऐसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर या मुद्रांकित कोरे कागज को लिया है उसका उद्देश्य क्या था, उसको पन्ने का मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित करना। यहाँ का ने जो कार्य किया वह उद्यापन का अपराध कहा जाएगा, एक्सटॉर्शन कहा जाएगा, क्राइम ऑफ एक्सटॉर्शन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोर उपहत्य की धमकी दिया या को, जिसके परिणाम स्वरूप या ने क्या किया, कोरे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करके या मुद्रा लगाकर उस का को दे दिया। तो इस प्रकार से इस दृष्टांत में जो का कार्य था वह उद्यापन का अपराध कहा जाएगा। आइए, उद्यापन के अपराध के दो प्रमुख तत्व होते हैं। क्या है ये? बिना इन तत्वों के
हम उद्यापन को ऐसे कार्यों को जिन्हें कि उद्यापन हम नहीं कर सकते यदि इन तत्वों का अभाव है। कोई ऐसा कार्य जो किया गया है, जो कि अपराध है, यदि इन तत्वों के अभाव में होगा तो उसे उद्यापन का अपराध नहीं कहा जाएगा ऐसे कार्य को। तो उद्यापन के अपराध के लिए जो दो प्रमुख आवश्यक तत्व हैं वह उनमें पहला है किसी व्यक्ति को शास्त्र क्षति के भय में डालना। मतलब कि उद्यापन के अपराध में कोई व्यक्ति क्या करता है, वह किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को शास्त्र क्षति के भय में डालता है और इस ऐसे क्षति के भय में आने के परिणाम स्वरूप क्या करता है, वह व्यक्ति उसको अपनी सहमति दे देता है, ऐसी वस्तुएं या संपत्ति को परिदत्त कर देता है। किसको? जिसने कि उसे भय में डाला है। तो मतलब इंटेंशनली वो क्या करता है, उद्यापन के अपराध में वह किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है। कौन? अपराधी। उद्यापन के अपराध का जो अभियुक्त होगा, जो अपराधी है, वह उससे किसी व्यक्ति को शास्त्र क्षति के भय में डालता है। तो पहला तत्व यह है। दूसरा तत्व जो है कि किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से क्या करता है, वह उत्प्रेरित करता है। वह मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति को देने के लिए बेईमानी से किसी व्यक्ति को धमकी में डालकर, भय में डालकर, क्षति चाहे शारीरिक हो या सम्मान की हो, और उसके बदले में वो क्या करता है, बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को या संपत्ति को प्राप्त करता है। मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अंतर्गत दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में जब इसको पढ़ा था उसमें देखा था कि मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहते हैं। तो ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति को परिदत्त करने के लिए वो क्या करता है, बेईमानी से अपराधी, उद्यापन का अपराधी उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसी संपत्ति को दे दे। उद्यापन और चोरी के अपराध के बीच कुछ अंतर होते हैं। उद्यापन और चोरी में क्या अंतर है, आइए हम इसको समझते हैं। उद्यापन की जो विषय वस्तु होती है वह चल और अचल संपत्ति दोनों हो सकती है, जबकि चोरी की विषय वस्तु सिर्फ कौन सी संपत्ति होती है, चल संपत्ति होती है। चोरी में सहमति, जो बिना व्यक्ति के सहमति से सामान को हटाया जाता है उसके कब्जे से, जबकि उद्यापन के अपराध में व्यक्ति सदोष पूर्वक किसी व्यक्ति की सहमति से सामान को लेता है, परिदत्त करता, परिप्राप्त करता है। उद्यापन के अपराध में सामान का या किसी संपत्ति को हटाया जाना भय या क्षति के भय के द्वारा किया जाता है, जबकि चोरी के अपराध में भय, क्षति या भय की कोई धमकी नहीं दी जाती, ऐसी किसी प्रकार की धमकी नहीं दिया जाता है। मतलब चोरी के अपराध में किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी जाती है। व्यक्ति, अपराधी वहां संपत्ति को खुद किसी व्यक्ति के कब्जे से हटाता है, जबकि उद्यापन के अपराध में जो अपराधी होता है वह भय, क्षति का भय कारित करके उस संपत्ति को प्राप्त करता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे चोरी और उद्यापन के अपराध के। इस तरह से आज मैंने आप सबको उद्यापन की परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व, कुछ दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।